हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं अर्दन डैम्स के बारे में। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये हर सेंट्रल और स्टेट एग्जाम के लिए आपके लिए एक बहुत फ्रूटफुल टॉपिक साबित हो सकता है, क्योंकि लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से खिंच जाते हैं। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है हर प्लेटफॉर्म पे मोस्टली एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं ताकि आपका हर एग्जाम के लिए एक अपर हैंड रह सके। तो आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बात करते हैं अर्दन डैम्स की। देखिए, जैसे डैम की अगर आप बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा डैम एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि आप उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर इरिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक स्टोरेज रिजर्वायर की तरह तो वो काम कर ही रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर अब डैम है ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा ग्रेविटी डैम हो गया, आर्च डैम हो गया, कांस्टेंट एंगल डैम हो गया, कांस्टेंट रेडियस डैम हो गया, रॉकफिल डैम हो गया, अर्दन डैम्स हो गया, है ना। तो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हमने डिफरेंट जिसे कहते हैं डैम्स हमने डिफाइन किए हुए हैं। तो आज का जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है वो है अर्दन डैम के बारे में। ये जो अर्दन डैम्स होती हैं ये बहुत ही एशियंट टाइप ऑफ डैम है, मतलब आप कह सकते हो बहुत पुरानी डैम्स हैं, स्टार्टिंग से ही हम इनको यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, इन डैम्स में जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो नेचुरली में जो मटेरियल अवेलेबल रहता है हमने वो यूज़ किया है, जैसे मिट्टी हो गई, पत्थर हो गए, हमें नेचुरली अवेलेबल है, हमने इनको बनाया नहीं है, ये हमें प्रकृति से मिल रहे हैं। तो नेचुरली जो मटेरियल अवेलेबल है ये डैम उन्हीं मटेरियल से बनाया गया है। साथ ही साथ जो पर्टिकुलर डैम है ये कंपैरेटिवली अदर डैम से चीपर है, एशियन टाइप ऑफ डैम है, नेचुरल मटेरियल से बना है, साथ ही साथ बाकी डैम्स के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली सस्ता रहता है। दूसरी चीज़, आपको ग्रेविटी या आर्च डैम अगर आप बनाते हैं तो उन पर्टिकुलर डैम्स में आपको रॉक, एक अच्छी साउंड रॉक फाउंडेशंस देनी होती हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर डैम्स में ऐसा नहीं होता। आप इनको अर्थ फाउंडेशन पे भी क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और यही इनके चीप होने का कारण भी आप देखते हैं बन जाता है, ठीक है। तो देखिए अर्दन डैम्स क्या है, मोस्ट एशियन टाइप ऑफ डैम्स है, जैसे कि मैंने बताया नेचुरली अवेलेबल जो मटेरियल उसी से बनी है, विद द मिनिमम प्रोसेसिंग, चीपर होती हैं बाकी डैम्स के कंपैरिजन में। ग्रेविटी और आर्क डैम्स को एक गुड रॉक फाउंडेशन चाहिए, बट अर्दन डैम्स कैन बी इजीली कंस्ट्रक्टेड ऑन द अर्थ फाउंडेशंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज, अगर आप बात मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन की, तो अगर इनको बनाया कैसे जा रहा है, देखो दो तरीके से हम इनको बनाते हैं। एक होता है आपका रोल्ड फिल डैम सेक्शन, मतलब एक तो रोल्ड फिल डैम और दूसरा होता है आपका हाइड्रोलिक फिल डैम, ठीक है ना, रोल्ड फिल डैम एंड हाइड्रोलिक फिल डैम। तो ये दो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं अर्दन डैम्स के। अगर आप रोल्ड फिल डैम की बात करेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, थिन लेयर्स बनाते हैं, मतलब पतली परतें बनाते हैं, ठीक है ना, एक के ऊपर एक आपने वो जो पतली परतें बनाई, थिन लेयर्स में बनाया, और उसको बाद में क्या कर दिया गया, कॉम्पैक्ट कर दिया। हम लेयर्स में बनाते जा रहे हैं, कॉम्पैक्ट करते जा रहे हैं। तो इस तरह से जो आपका डैम बनकर आता है उसको रोल्ड फिल डैम बोला जाता है। हाइड्रोलिक फिल डैम क्या होता है, इस पर्टिकुलर डैम में, मतलब इस पर्टिकुलर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं, और जो मिट्टी हम लोगों ने निकाली हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। ऑल्दो ये मेथड अब हम यूज़ नहीं करते हैं, हम रोल्ड फिल ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं अब, बट इस तरीके से इसमें किया जाता है, ठीक है ना। तो रोल्ड फिल, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज कंस्ट्रक्टेड इन द थिन लेयर 15 to 30 centimeter and compacting them with the rollers. Moisture in the soil must kept nearly equal to the optimum moisture content for the best compaction. Optimum moisture content क्या होता है, मैं आपको लोगों को बताती हूँ। ये एक ऐसा moisture content होता है, यह एक ऐसा पानी का लिमिट है जो कि सिर्फ जो पार्टिकल्स हैं उनको लुब्रिकेट कर रहा है, ये वॉइड्स में नहीं जाता। जैसे मिट्टी होती है, अगर आप मिट्टी की बात कर रहे हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मैं आपको समझा रही हूँ, तो अगर आप ये मिट्टी की बात कर रहे हैं तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वो मॉइस्चर कंटेंट होता है जिस मॉइस्चर कंटेंट पे आपके पार्टिकल्स लुब्रिकेट हो रहे हैं खाली। द मॉइस्चर कंटेंट एट विच ऑल द पार्टिकल्स गेट लुब्रिकेटेड, बट दिस मॉइस्चर कंटेंट डजंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस इन द वॉइड्स। मतलब ये एक ऐसा मॉइस्चर कंटेंट है जो वॉइड्स में किसी भी तरीके की हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगा। अगर वहाँ पे एयर है तो एयर की ही जगह है, ये उसकी जगह नहीं लेगा, बट इट विल लुब्रिकेट ऑल द पार्टिकल्स। तो वो मॉइस्चर कंटेंट, जिस मॉइस्चर कंटेंट पे जो सारे पार्टिकल्स हैं वो लुब्रिकेट हो जाते हैं विदाउट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस इन द वॉइड्स, सच मॉइस्चर कंटेंट इज नोन एज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो वो क्या बोल रहा है, मॉइस्चर इन द सॉइल मस्ट कीप नियरली इक्वल टू द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर द बेस्ट कॉम्पैक्शन, ठीक है ना, क्योंकि जब वो पार्टिकल लुब्रिकेटेड रहता है ना तो उसके इसमें कॉम्पैक्शन आपका कंपैरेटिवली अच्छा होता है। इसलिए यहाँ पे भी जो सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट है वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बराबर रखा गया है ताकि कॉम्पैक्शन हमें बेस्ट मिल सके। कॉम्पैक्शन आई होप आपको पता होगा, कॉम्पैक्शन वो फिनोमिनन होता है जिसमें एयर वॉइड्स रिमूव किए जाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो हाइड्रोलिक फिल जैसे कि मैंने आपको बताया अब ये प्रैक्टिस में नहीं है, हम इसको यूज़ में नहीं लेके आते हैं,
सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ अर्दन डैम्स। हम बेसिकली 3 टाइप ऑफ अर्दन डैम्स यहाँ पे देखने वाले हैं। एक होता है सबसे पहला होमोजीनियस अर्दन डैम, दूसरा होता है आपका जोन टाइप अर्दन डैम्स, और तीसरा होता है डायफर्म टाइप। तो होमोजीनियस, जोन एंड डायफर्म, अब देखते हैं ये क्या क्या होते हैं। जब हम होमोजीनियस सेक्शन की बात करते हैं तो होमोजीनियस सेक्शन क्या होता है, देखिए ये सबसे जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डैम होती है ना, या सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है होमोजीनियस डैम की। सबसे पहली चीज़ तो ये, क्यों? क्योंकि इसमें जो मटेरियल लगा है बेटा, सिंगल ग्रेन में, मतलब सिंगल टाइप का मटेरियल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो सिंगल टाइप का मटेरियल यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए मुझे सैंड मिला था तो सैंड ही लगा है, क्ले मिला था तो क्ले ही लगा है, ग्रेवल्स मिला था तो ग्रेवल्स ही लगा है, ऐसे मान लीजिए लेमैन्स लैंग्वेज में। तो बेसिकली जो सिंगल टाइप का मटेरियल था वही इसमें लगा हुआ है, एक ही मटेरियल, होमोजीनियस मटेरियल लगा हुआ, ग्रेवल है तो ग्रेवल ही है, सैंड है तो सैंड ही है। इस तरीके से जो भी आपका साइड पे हम अर्दन डैम्स देखो जब कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो इन डैम्स के लिए ना इसलिए भी इनका कॉस्ट कम हो जाता है क्योंकि हम प्रेफर करते हैं कि जो भी साइड अवेलेबल मिट्टी है ना, हम उसी को बनाने, मतलब उसी को यूज़ करें इसको कंस्ट्रक्ट करने में, इसलिए भी इसका कॉस्ट कम हो जाता है और ये कंपेरेटिवली चीप बन जाती है। वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देते हैं। जो साइड पे अवेलेबल मटेरियल होता है उसी से हम इसको कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो मान लीजिए आपकी साइड पे ग्रेवल ज़्यादा थे, आप ग्रेवल से वो कर दिया, आपकी साइड पे सैंड ज़्यादा थी आपने उससे कर दिया, आपकी साइड पे क्ले ज़्यादा थी आपने उससे कर दिया। तो इट टोटल डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी साइड जोन सी होगी वहाँ पे कौन सा मटेरियल अवेलेबल है ज़्यादा मात्रा में। ऐसा भी हो सकता है कि सब बराबर मात्रा में अवेलेबल हों तो आप सब यूज़ कर सकते हैं, बट नहीं है कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में जो सेक्शन बन के आएगा वो आपका होमोजीनियस सेक्शन हो जाएगा बेटा। लेकिन ऐसे जो होमोजीनियस सेक्शन बनाते हैं इनमें एक दिक्कत आती है। क्या? ये जो होमोजीनियस सेक्शंस है ना, जब रिवर आएगा, देखो जैसे इस वाले केस में है ना, तो यहाँ ये जो पर्टिकुलर पोर्शन होगा ना कॉन्टैक्ट में पानी, मान लो जो ग्रेवल्स ही रखे थे, तो ये जो अपस्ट्रीम साइड वाला पोर्शन होगा पानी के कॉन्टैक्ट में, तो वो वॉश अवे होने के चांसेस रहेंगे। या मान लो सैंड ही था तो वॉश अवे होने के चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये देखो पत्थरों से पिचिंग की है ताकि मेरा जो ये मटेरियल लगाया है ये वॉश अवे ना हो। इसी को बोलते हैं पिचिंग। आपने देखा होगा ना, हम लोग क्या करते देते हैं, बैकबेंड्स के जो एंड्स होते हैं वहाँ पे पत्थर लगा देते हैं, दैट इज नोन एज स्टोन पिचिंग। कभी ब्रिक्स देखी होंगी तो ब्रिक पिचिंग हो जाएगी। इस तरीके से मटेरियल जो लगाते हैं तो वही पिचिंग हो जाती है ना। वो बेसिकली पानी का जो प्रेशर आ रहा है उसको रोक रहा है अंदर के मटेरियल को वॉश अवे ले जाने से। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। सिंपलेस्ट टाइप का होता है, बता दिया। ये भी बता दिया कि भैया सिंगल मटेरियल लग रहा है, मतलब इसीलिए तो होमोजीनियस है क्योंकि सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल लग रहा है, चाहे सैंड हो, क्ले हो या व्हाटएवर इट इज, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या होता है, देखो इस पर्टिकुलर डैम में जो प्रॉब्लम होती है ना, वो सीपेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या है? सीपेज की बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो सीपेज हो ना वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मैंने ड्रेनेज प्रोवाइड नहीं किया था, तो इस तरीके से पानी सीप होके यहाँ जा रहा था। यहाँ पे क्या रहती है, अगर पानी यहाँ से निकल जाएगा ना तो ये पर्टिकुलर पोर्शन अवे हो जाएगा। ये पर्टिकुलर पोर्शन क्या हो जाएगा, पानी के साथ ही बह के जाने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, ये सिचुएशन अवॉइड करते हैं और यहाँ पर एक ड्रेनेज फिल्टर दे देते हैं। क्या दे देते हैं? एक ड्रेनेज फिल्टर दे देते हैं। इसकी मदद से बेसिकली क्या हो रहा है, ये देखो पहले कैसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था। अब जब मैंने ये फिल्टर प्रोवाइड किया तो ये सीपेज कुछ इस तरीके से हुआ। यहाँ पर ड्रेन्स लगी हुई रहती हैं, ये ड्रेनेज फिल्टर है। पानी जो भी यहाँ से जा रहा है वो इस ड्रेन के थ्रू नीचे डाउनस्ट्रीम में चला जाएगा। नीचे कहाँ चला जाएगा बेटा? डाउनस्ट्रीम में चला जाएगा। ये होता है, ठीक है ना। इसीलिए ड्रेनेज फिल्टर प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो पानी सीप करके जा रहा है वो ड्रेनेज फिल्टर के थ्रू नीचे ड्रेन लगी रहती है, वो डाउनस्ट्रीम में होती है, वहाँ पे डाउनस्ट्रीम लेवल पे चला जाए, ठीक है ना। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। ये देखो ये पहला केस था, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे वॉश अवे की बहुत प्रॉब्लम रहती है। देखो यहाँ पे पिचिंग करती है तो यहाँ पे जो ये वाला मटेरियल कांटेक्ट में था पानी की, ये तो वॉश अवे नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि अब देखो सीपेज इस तरीके से हो रहा था तो यहाँ का मटेरियल वॉश अवे होने के चांसेस पूरे थे। इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ड्रेनेज फिल्टर दिया कि सीपेज यहाँ से हो जाए और नीचे ड्रेन्स लगी रहती हैं, वो डाउनस्ट्रीम लेवल पे आप पानी पहुँचा देगी। क्लियर है इतनी चीज़? अब आप ये जो लाइन देख रहे हो ना, दिस इज द टॉप फ्लो लाइन, इसको बोलते हैं फेरेटिक लाइन। क्या बोलते हैं? फेरेटिक। तो ये जो फेरेटिक लाइन होती है ये टॉप फ्लो लाइन होती है, जिसका कि जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन टॉप मोस्ट फ्लो लाइन, फेरेटिक लाइन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विच ऑफ द pressure of ferritic line is equal to, it is equal to the atmospheric pressure.
जो ये फ्रेटिक लाइन होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है, इसके नीचे वाला प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे बेटा, इट इज अ टॉप मोस्ट फ्लो लाइन हैविंग अ प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? अब ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से पानी वहां जा रहा है। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, आप देख सकते हैं। इट इज अ सिंपल टाइप ऑफ डैम विच इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल मटेरियल। अब यहाँ पे रिलेटिवली इम्परवियस मटेरियल इज यूज फॉर द अपस्ट्रीम स्लोप पिचिंग। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया वॉश अवे होने के चांसेस रहते हैं तो स्टोन पिचिंग कर देते हैं, तो वही पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। इट इज यूज फॉर द लो टू मॉडरेटली हाई डैम्स। पिच की प्रॉब्लम होती है जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अब आप इसमें लिखा है देखो, ह्यूज सेक्शंस आर रिक्वायर्ड टू मेक इट सेफ अगेंस्ट पाइपिंग स्टेबिलिटी एक्सेट्रा। पाइपिंग क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था। मान लीजिए डैम का सेक्शन है, पानी यहाँ से सीप होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे अगेन मिट्टी थी ना आपकी, यहाँ पे क्या था, मिट्टी थी। अब क्या होता है, पानी अगेन सीप होता जा रहा है तो पानी इस तरीके से बाहर जाने का रास्ता खोजेगा और बाहर निकल भी जाएगा। देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा होगा, जब पानी आ रहा होगा तो मिट्टी थोड़ी थोड़ी गीली रही, फिर उसके बाद क्या होगा, जब और पानी आने लगा तो मिट्टी और गीली हुई। अब मिट्टी जो पानी के प्रेशर को होल्ड कर रही थी वो अपने वेट की वजह से कर रही थी, लेकिन बहुत सारा पानी अब आता जाएगा, मिट्टी और गीली होती जा रही है, तो वो सबमर्ज वेट जो है, अब सबमर्ज वेट आ गया मिट्टी का, तो वो सीपेज प्रेशर को अगेन होल्ड नहीं कर पाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सीपेज प्रेशर सबमर्ज को ओवरकम कर लेगा और मिट्टी को भी साथ लेके बाहर हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, ये एक पाइप नुमा जो आप स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ऐसा समझिए कि सारी मिट्टी जो थी वो पानी के साथ बाहर चली गई। और ये यूजुअली आप सैंड वाले केस में जरूर देखेंगे फॉर श्योर। तो ये बाहर निकल गई कोहेजनलेस सॉइल के केस, है ना, तो ये बाहर निकल गई। अब यहाँ पे एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर बन गया। आप सोचो ऊपर डैम, उसके ऊपर मतलब पानी होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे मिट्टी जो होनी थी वो है होल्ड कर रही थी, तो डैम यहाँ पे फेल हो जाएगा आपका। फ्लोर डैम का क्या हो जाएगा, अगेन फेल हो जाएगा डैम आपका यहाँ पे। तो इसी वजह से क्या होगा, इसी फेलियर को बोला जाता है पाइपिंग फेलियर। क्या बोला जाता है, पाइपिंग फेलियर। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है, प्रॉब्लम ऑफ सीपेज, ह्यूज सेक्शंस आर रिक्वायर्ड टू मेक इट सेफ अगेंस्ट पाइपिंग स्टेबिलिटी एक्सेट्रा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो किस में बात कर रहा था पाइपिंग के, ठीक है ना, ताकि हम उसको पाइपिंग के अगेंस्ट सेव कर सके। सीपेज होगा तो पाइपिंग भी होगा, है ना। तो इसीलिए जो सीपेज वाला प्रॉब्लम था मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि मैं बता रही थी ना, देखो ये वाला सेक्शन ये वॉश अवे हो जाता है बिल्कुल, तो इसी को रोकने के लिए देखो ड्रेनेज फिल्टर लगाया फिर हमने। तो देखो यूजुअली विद इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम टू कीप द फ्रेटिक लाइन विद इन द बॉडी ऑफ द डैम। पहले बाहर जा रही थी, अब क्या है, विद इन द बॉडी ऑफ डैम है, ड्रेनेज फिल्टर की वजह से। क्लियर है इतनी चीज? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डैम इज द जोन्ड एम्बैंकमेंट टाइप। अब अगर आप जोन्ड एम्बैंकमेंट टाइप की बात करते हैं, आपने अक्सर ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चन देखा होगा, द कोर ऑफ द डैम इज मेड अप ऑफ। अब आपने पिछले वाले में देखा था, वहां पे तो कोई कोर बनाई ना हमने, तो वो जो कोर वाला क्वेश्चन आता है ना, वो यहीं से आता है। दैट कोर ऑफ द डैम इज मेड अप ऑफ। ऑप्शन में देगा क्ले, सैंड, सिल्ट, ग्रेवल, तो ओनली बच्चा करके आता है क्ले, क्योंकि वहां पे क्ले इज द बेस्ट सूटेड ऑप्शन। लेकिन अगर इसका एग्जैक्ट आंसर देखेंगे या कभी अपने ईएससी के पेपर्स देखेंगे तो फॉर श्योर वहां पे ना वो ऑप्शन में खाली क्ले कभी नहीं देगा क्ले मिक्स विद फाइन सैंड। वहां पे ईएससी की अगर आप बुक लाएंगे तो वहां पे फॉर श्योर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। मेडीजी की किताब उठा लीजिए, ईएससी की उठा लीजिए, वहां पे आपको ये जरूर मिलेगा। वो कभी भी क्ले सिंगल नहीं देता, वो देता है क्ले फाइन सैंड मिक्स विद फाइन सैंड, क्योंकि एक्चुअली जो कोर बनता है डेफिनेटली वो क्ले इज द मेजर पार्ट दैट वी आर यूजिंग, जो एग्जैक्ट होता है दैट इज क्ले मिक्स विद फाइन सैंड। दैट वुड बी द मोस्ट, जिसे कहते हैं परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। दोनों तरीकों से बता रही हूँ, खाली क्ले आएगा तो क्ले वुड आंसर, इन केस क्ले मिक्स विद फाइन सैंड ऑप्शन में है तो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। तो टाइप एम्बैंकमेंट जो डैम होती है, इसमें क्या होता है, हर तरीके का आप साइड पे गए बेटा, वहाँ पे ग्रेवल भी थे, वहाँ पे क्ले भी था, वहाँ पे सैंड भी था, वहाँ पे सिल्ट भी था, हर तरीके की मिट्टी अवेलेबल है ना, वहाँ पे हर तरीके की मिट्टी क्या है आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अब क्या हुआ, क्योंकि हर तरीके की मिट्टी वहाँ पे अवेलेबल है तो मैं सारी मिट्टी यूज कर सकती हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके की डैम बनाई जिसमें जो कोर्स ग्रेन वाला पार्टिकल था या मोस्ट परवियस था उसको देखो आउटर लगाया। यहाँ आपकी ग्रेवल्स लगा दिए, मान लो क्या लगा दिए, ग्रेवल्स लगा दिए बेटा, ग्रेवल्स लगाए और कोर बना दिया मैंने क्या, क्ले का। इट इज क्ले मिक्स विद फाइन सैंड, अगेन यूजिंग इट फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस। तो जो कोर है वो क्ले का बना दिया और जो आउटर पोर्शन है वो ग्रेवल्स का बना दिया, है ना। अब क्या होता है बेटा, जो मोस्ट कोर्सर होता है और जो मोस्ट फाइन है, इन दोनों को बराबर में रख सकते, नहीं तो क्या होगा, वॉश अवे होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, बहुत कोर्स और बहुत फाइन को साथ में नहीं रखते, बहुत कोर्स को और बहुत फाइन को साथ में नहीं रखते। हम लोग बीच में क्या डाल देते हैं, सैंड डाल देते हैं, बीच में क्या डाल देते हैं, सैंड डाल देते हैं। तो ये मैंने क्या डाल दिया बेटा, ये सैंड लगा दिया मान लो, और प्रत्येक लेयर के बाद ना एक
ट्रांजिशन जोन बनाया जाता है। जैसे झल्ली होती है ना, झिल्ली आपने चाय छन्नी देखी होगी, तो ऐसे झिल्ली बना देते हैं, उसको ट्रांजिशन जोन बोला जा रहा है यहाँ पे। और वो ट्रांजिशन जोन इसलिए बनाया जा रहा है कि इन केस पानी आए तो ये वॉश अवे होकर पानी के साथ ही ना बह जाए, वो वहीं रहे, वो होल्ड करने के लिए ट्रांजिशन जोन बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो, ट्रांजिशन फिल्टर ऑफ मेडिक्योर परमेबिलिटी, परवियस आउटर जोन, इम्परवियस कोर, सेंट्रल कोर, ठीक है ना। और अगेन पिचिंग के लिए यहाँ पे स्लो प्रोटेक्शन की जो पिचिंग है उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, स्टोन पिचिंग कर रखी है। कौन सी पिचिंग की हुई है, स्टोन पिचिंग हमने यहाँ पर की हुई है। क्लियर है? तो जोन टाइप ऑफ एम्बैंकमेंट डैम में आप लोग हर तरीके का मटेरियल यूज करते हैं। दूसरी चीज, जो इसका कोर डेवलप किया जाता है वो इम्परवियस होता है, मतलब जो आपका कोर है, कोर आपको पानी को अलाउ नहीं करेगा बाहर जाने के लिए। इम्परवियस का मतलब तो यही है, ठीक है ना, कि वो अलाउ नहीं करेगा वहां से ट्रैवल करके आउट, यहाँ से बाहर निकलने के लिए। निकलना है तो वहीं से निकल जाओ भाई, यहाँ से तो इसको क्रॉस करके बाहर निकलना अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो देखिए, इट इज प्रोवाइडेड विद द सेंट्रल इम्परवियस कोर विच इज कवर्ड बाय रिलेटिवली परवियस ट्रांजिशन। मैंने आप लोगों को समझा दिया है, हर तरीके का जब मटेरियल अवेलेबल होता है तो आप जोन टाइप ऑफ एम्बैंकमेंट डैम यूज करते हैं। ट्रांजिशन जोन इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट पाइपिंग थ्रू क्रैक्स इन द कोर। ट्रांजिशन जोन क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है मैंने आप लोगों को बता दिया। बेसिकली मिट्टी को ट्रैवल नहीं करने देता पानी के साथ, तो कहीं ना कहीं आपको पाइपिंग फेलियर ये रोक रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगी। यहाँ पे उसने जो वर्ड यूज किया है पाइपिंग, ये बेसिकली इसके लिए यूज कर रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे भी जो मिट्टी लगाई गई थी ना, वो ट्रैवल करके पानी के साथ जा सकती है, तो डैम को खोखला कर सकती है इन शॉर्ट। ये यहाँ पर ही पाइपिंग वर्ड यूज किया गया है। और इसी के साथ मैं आपको आज एक बूस्टर दूंगी जिसका आंसर आप ढूंढ के लाएंगे। तो वो ऑफनली ना ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्या पाइपिंग ऊपर डैम के नीचे ही होती है या ऊपर भी होती है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव बूस्टर फॉर यू। तो इसे आज करना, और नहीं समझ तो प्लीज ड्रॉप अ मैसेज, ड्रॉप अ कमेंट, विल डेफिनेटली आंसर फॉर दिस इज द क्वेश्चन फॉर द डे, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे भी अगेन ट्रांजिशन जोन इसलिए प्रोवाइड किया ताकि पाइपिंग को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है, अदरवाइज सॉइल भी पानी के साथ ट्रैवल करके बाहर हो जाएगी, ठीक है ना। आउटर जोन गिव्स द स्टेबिलिटी टू द इनर कोर। अब ये जो इनर कोर थी, स्टेबल करने के लिए ही हमने आउटर कोर बनाई है, अदरवाइज तो हमें जरूरत ही नहीं थी, यही सफिशिएंट थी। हमने आउटर कोर बनाया ही इसलिए कि इसको मतलब इसको हम लोग सेट कर सकें ताकि क्या हो, ये वॉश अवे ना हो जाए, क्योंकि फाइन है, ये वॉश अवे होती है पानी के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट इज क्ले समटाइम्स मिक्स्ड विद फाइन सैंड और फाइन ग्रेवल इज यूज्ड फॉर द कोर। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो ईएससी में क्वेश्चन समटाइम्स बनते हैं ना, तो उसमें जो एग्जैक्ट आंसर दिया होता है वो क्ले मिक्स विद फाइन सैंड होता है, वो मिल गया होगा। और इन जनरल जो आप स्टेट लेवल के एग्जाम हैं उसमें आपको वो क्ले ही आंसर देगा, बिकॉज क्ले इज द मेजर पोर्शन दैट वी आर यूजिंग द इम्परवियस कोर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट जोन टाइप ऑफ एम्बैंकमेंट, जिसमें सारे तरीके के मटेरियल आप यूज कर रहे हैं। देखो इसमें लिखा कम है, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। जब आप बहुत सब तरीके के मटेरियल यूज कर रहे हैं, दैट अंडर द जोन एम्बैंकमेंट। अगर आप सिंगल तरीके का मटेरियल यूज कर रहे हैं तो होमोजीनियस एम्बैंकमेंट, होमोजीनियस डैम हो जाएगा। और अगर अगेन सारे तरीके के यूज कर रहे हैं तो एम्बैंकमेंट टाइप है। फिर आता है हमारे पास डायफ्राम टाइप। अगेन ये जो आप टाइप देखेंगे, यहाँ पे बीच में ना एक डायफ्राम बना दिया जाता है, ये भी एक इम्परवियस कोर का काम कर रहा है आपके लिए। इट कैन बी ऑफ सॉइल, इट कैन बी कंक्रीट, स्टील, टिम्बर, किसी का भी हो सकता है। इसको नीचे जो फाउंडेशन है उसके साथ इसको होल्ड किया जाता है, या उसके साथ इसको रोका गया है या अटैच किया गया है, ऐसे समझ लीजिए, टाई किया गया है इन शॉर्ट, ठीक है ना। और इसकी जो थिकनेस है ये क्या होती है, 10 मीटर जो है उससे क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, उससे कम होती है। या फिर जो इस एम्बैंकमेंट की हाइट है उससे कम होगी, क्योंकि अगर ये उससे ज़्यादा हो जाएगी उस केस में इसको क्या समझा जाएगा, जोन एम्बैंकमेंट टाइप समझा जाएगा। इन केस ये डायफ्राम उसको क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है एंड टोटल जो एम्बैंकमेंट है उसकी हाइट को, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जिस केस में जो ये कोर है वो क्या फिक्स हो जाती है फाउंडेशन के साथ, या फिक्स कर दी जाती है, टाई कर दी जाती है, तो उस केस में जो डैम का टाइप बनता है उसको क्या बोला जाता है, डायफ्राम टाइप ऑफ अर्दन डैम बनता है बेटा, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर यू ऑल। सो ये हमारा बीपीएससी का कोर्स, बीपीएससी एई का कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है, बिहार पब्लिक सर्विस का, जो कि आपको ये 2000 का था, और कूपन कोड लगाने के बाद आपको पड़ रहा है ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़, 999 रुपीज़ का पड़ रहा है, विच इज ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का आपको पड़ रहा है। इसमें आपको जनरल इंजीनियरिंग लाइव क्लासेस प्लस एमसीक्यू सेशंस और टेक्निकल इंजीनियरिंग के भी सेशंस आप लोगों को एमसीक्यूज के रूप में यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। कंप्लीट थ्योरी कवरेज कराया जा रहा है जनरल इंजीनियरिंग का, और पूरा लाइव क्लास रहेगा आपका। तो आप ये कूपन कोड करके यूज़ करके ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ में आप लोग इस कोर्स के को ले सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है,
आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, बिना पढ़ाई के आगे बढ़ा नहीं जा सकता। तो ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये आपको ट्रैक पे लाने के लिए ही है। और इंजीनियरिंग अगेन आप खुद अकेले नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए आपके सपोर्ट के लिए कोर्स बनाया गया है और एज पर द एग्जाम पैटर्न डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। सो और दूसरा कोर्स जो लॉन्च किया है मेक इट ईजी सिविल ने वो है SSC JEE 2025। जैसे कि आप सभी को पता है SSC JEE की तरफ से रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर भी रिलीज़ कर दिया गया है और पेपर आप ही हो रहा है अक्टूबर एंड में। तो अगेन आपके पास 5 महीने हैं इन हैंड और उसके हिसाब से आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है ताकि आप लोग एग्ज़ाम अपना ऑन टाइम जिसे कहते हैं उसके लिए पढ़ सकें और उसे क्रैक करके सिलेक्शन ले सकें। इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस दी जा रही हैं, प्लस आपको नॉन टेक्निकल सेशंस दिए जा रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है ना। MCQs प्रैक्टिस भी आपको कराई जा रही है यहाँ पे लाइव, ठीक है ना। और सारा का सारा जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है वो अप टू डेट या न्यू एग्जाम पैटर्न जो है उसके हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। और आपको सारी PDFs भी दी जा रही हैं। ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 2499 में। आपको बस कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा MIE, तब आप इसको 2499 परचेज कर सकते हैं। जो इसका पर्टिकुलर लिंक है BPSC और SSC JEE का ये आपको कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।